कोई चाहे, प्रशासन, संचालक, सरकार मिलकर अगर करना चाहें तो समस्या को सुलझाया जा सकता है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, इस समय इतना बजट भी है, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है यहाँ। जी। जैसे आप बराबर कार्य करते रहें और जीव जंतुओं को, पक्षियों को ऐसे जहाँ समस्या दिखी आप बराबर निरंतर कार्य करते रहें। करते क्या हैं आप? मैं वैसे मेरी एजुकेशन के तौर पर मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने लॉ की पढ़ाई भी की है। मैंने एक साल एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में जॉब भी की है और 2016 से मैं फुल टाइम में मैं पर्यावरण और पशु पक्षियों के लिए काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एक संगठन के साथ भी जुड़ा। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि इस समय ठंड का मौसम पड़ने लगा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना गौशाला में चलकर और जानकारी करते हैं, क्योंकि अपने अपने घरों का जो जानवर है वो तो हर कोई अंदर बांध दे रहा है, लेकिन क्या गौशालाओं के जो जानवर हैं इनको भी अंदर किया जाता है कि नहीं? सबसे पहले इस पे सवाल है, क्योंकि जो ठंड का मौसम है, कोहरे का मौसम है, ये बहुत ही दहला देता है, या आदमी हो या जानवर हो। ऐसे में आप देख सकते हैं हम इस समय खड़े हैं कलंदरपुर चौबे हारीपुर में खड़े हैं और देख सकते हैं यहाँ से लेकर और वहाँ तक चारों तरफ आपको जानवर ही जानवर दिखेंगे। एक सबसे बड़ी बात है यहाँ कि आप देख रहे होंगे कि कुछ पाए लगे हैं और दिख भी रहे हैं, और इस तरह लगे हैं कि वो चमचमाते पाए, जिसमें ना तो आज तक कटीले तार लगे हैं और ना जाली की कोई व्यवस्था है। ये जो जानवर दिख रहे हैं ये बिना मर्जी के आते हैं, बिना मर्जी के जाते हैं। जैसे कि बगल लहलहाती खेत जो है, खेती करने वाले लोग भी यहाँ आते हैं और अपनी बढ़ चढ़ के गाली वाली देके और चले जाते हैं, क्योंकि भाई जब यहाँ के जानवर बाहर जाएंगे और चढ़ के आएंगे तो बिल्कुल गुस्सा आएगा, लोग परेशान होंगे और गाली वाली देके चले जाते हैं। परेशान हैं यहाँ के लोग, और जो यहाँ कार्य करते हैं, जो यहाँ कार्य पे रखे गए हैं, जो सेवादार हैं यहाँ के, वह भी परेशान है। वह भी कहते हैं कि इतना गाली हमें बर्दाश्त नहीं होता, जितना लोग देके चले जाते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, क्या करें। अच्छा, कुछ लोग यहाँ आते रहे पहले, जैसे पशु पक्षी और जानवर को लेकर उनका बहुत ही रुचि है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते। वहाँ यहाँ आज वह उपस्थित है, अभिषेक दुबे हैं, नेचर क्लब फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। वो यहाँ 6 महीने 20 किलो चोकर और दूसरे की चरी खेत में जो बोते हैं और वो यहाँ लेके आते हैं। सोचिए, इनके अंदर वह सोच है जिससे इस समस्याओं को समझ सकते हैं कि न जानवर को दिक्कत हो, न यहाँ रहने वाले जो कार्य करते हैं उनको दिक्कत हो। आइए हम सबसे पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। स्वागत है, क्या नाम है भैया? धन्यवाद, अभिषेक दुबे नाम है मेरा। जी दुबे जी, आप यहाँ आते रहे, 6 महीने तक बराबर कार्य करते रहे, 20 किलो चोकर लाना हुआ, चरी लाना हुआ, जानवरों की सेवा करना हुआ, तो क्या ये आपको अच्छा लगता है या कोई दबाव है तब आते हैं? देखिए, हम लोग पिछले 13 सालों से गोंडा में पर्यावरण और पशु पक्षियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो जहाँ पर भी पशु पक्षियों के सामने कोई समस्या दिखाई देती है तो कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पहुँचें और हमारे स्तर पर जो भी हो पाता है वो हम करते हैं। जी। तो हमने बस बगल में ही यहाँ पर अपना एक छोटा सा आश्रम बनाया था, इसी विषय में बनाया था। वहाँ पर छोटे छोटे हमने कैनल्स बनाए हैं कि कुछ छोटे मोटे जानवर जो हम लोग कभी कभी घायल होते हैं उनको उपचार करते हैं, कई दिनों तक करना पड़ता है, रखने की जगह नहीं होती है, तो यहाँ पर रख के करेंगे। तो चूंकि ये पास ही में ये गौ आश्रय केंद्र फिर बना, तो यहाँ पर भी रोज आना होता था। तो गौ आश्रय केंद्र में यहाँ पर कई बार हमें मरे हुए गौवंश दिखाई दिए, हालत बहुत ही खराब दिखाई दी। तो हमने यहाँ पर यहाँ के संचालक से भी बात की। तो उस समय बजट सिर्फ 30 रुपये था। तो उस बजट में भी चूंकि बहुत ही कम बजट था और समस्याएं थी यहाँ के संचालक के सामने भी और गौवंश के सामने भी। तो हमने सोचा कि आते हैं हम यहाँ पर, जो भी हमारा स्तर पर हो पाए। तो पहले हमने जनवरी फरवरी में हम बीच बीच में दूसरे तीसरे दिन आते थे, थोड़ा बहुत चोकर ही लाते थे, गुड़ लाते थे कभी कभी। अच्छा, पिछली बार जनवरी फरवरी में इसी साल। हाँ। इसके बाद हमने 1 अप्रैल से नियमित जो है हमारे, फिर जब मैं यहाँ कुछ बीच बीच आता था तो कुछ और साथी साथ में जुड़ते रहे। तो 1 अप्रैल से हमारे साथ करीब 5 से 7 लोग हो गए जो प्रतिदिन यहाँ पर आने लगे। फिर हमने रोज का 15 से 20 किलो चोकर, हम रोज चोकर, चूनी, वो दाल वगैरह सब कुछ मिक्स करके वो हम रोज खरीद कर लाते थे। तो वो रोज लाकर हम यहाँ पर रोज 20 से 25 तसला लाते थे। फिर यहीं के भूसे का यूज़ करके उसमें हम चोकर वगैरह, चूनी वगैरह मिलाकर अच्छे से पानी के साथ
फिर एक एक तसले में एक एक करके 2-2, 3-3 तसला सभी गौवंश को यहाँ खिलाते थे। कितने घंटा लगभग रहते थे यहाँ? अब लगभग सुबह 6-6:30 तक आ जाते थे जी। और 9, 9:30, 10, कई बार 11 बज जाते थे। जी। तो सभी गौवंश को 2-2, 3-3 तसला खिलाना, उसके बाद इन सबको पानी पिलाना जी। और कई बार कई सारे घायल गौवंश भी होते थे जी। तो उनका भी उपचार करना, पट्टी करना, जो भी चीज़ें हैं। जी। तो ये नियमित हमने 6 महीने प्रतिदिन किया है। जी। और इस दौरान बीच में यहीं बगल में एक माता प्रसाद पांडे जी मिश्रा जी हैं, जी। तो उनके यहाँ पर करीब 2 बीघे चरी लगी हुई थी। जी। तो उन्होंने जब यहाँ पर काम देखा तो एक दिन ये बगल में वो गुजर रहे थे, जी। तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, तो मैंने बताया। तो उन्होंने भी फिर वो लगातार यहाँ के बारे में जानने लगे जो हम लोग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम भी सहयोग करना चाहते हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि चरी जो है हम रोज काट दिया करेंगे, जी। आप बस यहाँ से लिए जाया कीजिएगा। जी। तो करीब 3 महीने हम लोग उनके यहाँ से चरी लो है रोज मोटरसाइकिल पर 2-2 बोझ चरी लाते थे। तो यहाँ चोकर के साथ साथ उनको 3 महीने चरी भी खिलाया। इसके अलावा और भी कई बार शहर में भी कई जगह घास कटती थी, जैसे PSC ग्राउंड में या और जगहों पर, तो वहाँ से भी घास वगैरह इकट्ठा करके भी हम लाकर यहाँ पर खिलाते थे जानवरों को। तो ये सारा काम हम कर रहे थे। इसके बाद अक्टूबर से सरकार ने भी बजट प्रति गौवंश प्रतिदिन का जो 30 से 50 रुपये कर दिया। जी। हमारे बहुत से साथी भी जो थे, चूँकि व्यवसायी थे सबके सब, बहुत सारा उनका समय जाता था, तो उनको भी समस्याएं हो रही थी उनके व्यवसाय में भी। तो उन्होंने असमर्थता जताई कि आगे हम आना हमारा थोड़ा मुश्किल है। जी। तो फिर सरकार ने भी उसी समय थोड़ा बजट बढ़ा दिया। जी। तो फिर हमने जो है यहाँ पर प्रतिदिन वाला बंद किया। फिर दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन अक्टूबर में इस तरीके से हम आते रहे। जी। अभी बीच में नवंबर तक हम लोग आए, बीच में मैं नहीं रहा, मेरे पिताजी भी साथ में चूँकि जुड़े हुए थे, जी। वो आते थे। जी। बीच में यहीं पर एक दिन जानवरों को खिलाते हुए ही एक गड्ढे में उनका पैर फिसल गया, जी। फ्रैक्चर हो गया। जी। तो फिर उनको 20 दिन फिर बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। तो इस दौरान तब से जो है हम यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही साथ मुझको पिछले महीने ही भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने अपना प्रतिनिधि भी बनाया है। तो अभी मैं गोंडा की जो करीब 170 से ज़्यादा गौआश्रय केंद्र हैं इस समय, तो मैं वहाँ पर हर एक गौआश्रय केंद्र में कोशिश कर रहा हूँ पहुँचने की, एक एक करके। तो वहाँ की स्थिति को जानना, क्या समस्याएं हैं वहाँ पर, और वहाँ के संचालक जो भी हैं उनसे बातचीत करना, उनको समझाना, कुछ सुझाव देना, और इस विषय पर बोर्ड से और प्रशासन से बातचीत करना, और जो भी मतलब हम एक रास्ता ढूंढ पाएँ समाधान का। क्योंकि इन तमाम समस्याओं में चाहे कोई संचालक कहे कि समस्या है, चाहे प्रशासन कहे समस्या है, चाहे सरकार कहे समस्या है, समस्या का जो कारण है, मतलब उसके जो भुक्तभोगी हैं वो ये बेचारे गौवंश हैं। इसी गौआश्रय केंद्र की मैं बात बताऊं कि 3 दर्जन से ज़्यादा गौवंश यहाँ मारे जा चुके हैं मेरे जानने में, यहाँ पे, है ना। अधिकतर के मौत का कारण कुपोषण ही रहा है, क्योंकि बजट भी काफ़ी कम था और उस तरीके से देखभाल भी नहीं हुई गौवंश की जैसी होनी चाहिए। तो कुपोषण के कारण, और यही नहीं, गोंडा के जितने गौआश्रय केंद्र हैं, और मेरे बहुत सारे साथी हैं, सैकड़ों साथी हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर, हर जगह के गौआश्रय केंद्रों का यही हाल है कि ध्यान वहाँ पर दिया नहीं जाता है, चूँकि ये एक बड़ा समर्पण वाला काम है, लग के करने वाला काम है। तो इस कारण से जो भी गौवंश आते हैं गौआश्रय केंद्रों में, उनकी उम्र बहुत कम हो जाती है, बहुत ही जल्दी वो मर जाते हैं, और अधिकांश मौत का कारण होता है कुपोषण, क्योंकि उनको हरा चारा भी मिलना चाहिए, उनको दाना भी मिलना चाहिए, भूसा भी मिलना चाहिए, और पानी में मिलाकर खिलाना चाहिए। सूखा भूसा भी, जैसे किसी भी यहीं के आप अभी देख लेंगे चन्नी में या किसी भी गौआश्रय केंद्र में, तो भूसा रहता है सूखा भूसा अक्सर गौवंश को खाने में समस्या होती है। तो समस्याएं हर स्तर पर हैं, सरकार के स्तर पर भी रही हैं, चूँकि सरकार ने अचानक गौआश्रय केंद्र तो बना दिया, शुरू में 30 रुपये का बजट तो दे दिया, पर और भी तमाम चीज़ों के लिए कोई बजट दिया नहीं। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए कोई बजट नहीं प्रोवाइड किया। यहाँ पर शेड वगैरह भी जो है ये लोगों के, जनप्रतिनिधियों के निधि से बने हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब पैसे कई बार नहीं दिए। तो सरकार के स्तर भी समस्या रही, आगे सरकार ने इसको सुना, 30 से 50 रुपये बजट किया। और अगर आज के डेट में अगर कोई सच में ध्यान देता है तो 50 रुपये में कोई भी गौवंश नहीं मरना चाहिए। हम थोड़ा सा अपने आसपास से हरा चारा की व्यवस्था करते रहें, लोगों को जोड़ें, लगातार ध्यान दें, तो हम एक एक गौवंश को हम पोषक पदार्थ प्रतिदिन अच्छे से खिला सकते हैं, उनका अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। आज इस समय इतना बजट है सरकार का। बाकी थोड़ा पर्यवेक्षण में भी दिक्कतें हैं। गौआश्रय केंद्र तो बन गए, बहुत सारे ऐसे लोगों के पास गौआश्रय केंद्र हैं जिनको रुचि नहीं है उन तमाम चीज़ों में, ज़बरदस्ती उनको एक बोझ की तरह ढो रहे हैं। तो उन कारणों से जो शिकार हैं बेचारे वो गौवंशी हैं। मैं वैसे मेरी एजुकेशन के तौर पर मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने लॉ की पढ़ाई भी की है, मैंने एक साल एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में जॉब भी की है, और 2016 से मैं
फुल टाइम में मैं पर्यावरण और पशु पक्षियों के लिए काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एक संगठन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं विश्वविद्यालयों में मैं लेक्चर्स देता हूँ कि हमारा भोजन कैसे हमारे पर्यावरण को, स्वास्थ्य को, पशु पक्षियों को प्रभावित करता है। तो उस विषय पर मेरे व्याख्यान रहते हैं उत्तर भारत के तमाम राज्यों में NSS के साथ मिलकर। तो ये ऑनलाइन ही मैं अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करता हूँ। तो ये इस तौर पर मतलब ये मेरी आजीविका का साधन है। बाकी नेचर क्लब फाउंडेशन नाम का संगठन हमने 2010 में ही बनाया था, तो उसके माध्यम से हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए और जंगलों को और पशु पक्षियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। टेढ़ी नदी का हम अध्ययन भी कर रहे हैं, उसके संरक्षण के तमाम प्रयास बीच में हम लोग करते रहते हैं। बाकी शहर में जो घायल गौवंश होते हैं, अगर उनको सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है तो फिर हम लोग अपनी तरफ से उनके उपचार का और उनके भरण पोषण का जो है वो भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इन सब चीज़ों को करने में कुछ इनकम की भी ज़रूरत है, बिल्कुल, वो कहाँ से आती है? एक तो मैं चूँकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ एक तरीके से एक संगठन के साथ, तो मैं भी अर्न करता हूँ, तो मैं उसमें से अपनी जो आय होती है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो भी खर्च करता हूँ। दूसरा, चूँकि लंबे समय से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, चूँकि सभी लोग जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो बहुत सारे लोग भी हैं, 200-500 ऐसे कुछ राशियाँ जो हैं वो बीच बीच में हमें वो डोनेट कर दिया करते हैं। तो हमारा कोई काम रुकता नहीं है, जितना भी हमारे पास व्यवस्था होती है। एक्चुअली पैसा कभी भी रास्ते में रोड़ा नहीं बनता है। अगर हमारी इच्छा शक्ति है, अगर हम किसी भी समस्या के प्रति हम जागरूक हैं और हम चाहते हैं उसका निदान करना, तो हम लोगों की मदद लेकर या संसाधनों की इधर उधर से मदद लेकर, जैसे कहते हैं जुगाड़ करके हम किसी न तरीके से काम चल जाता है। बिल्कुल जी। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये रहता है कि कितना पैसा आए कमा लें। जैसे यही है कि जितना 50 रुपये आता है, अगर जो 50 रुपये लगा दिया जाए तो क्या एक भी गौवंश ऐसा है जिसको एक भी प्रकार की दिक्कतें हों? बिल्कुल नहीं, बस इच्छा शक्ति की कमी है जी। किसी भी गौ आश्रय केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, और अधिकतर जगहों पर गौ आश्रय केंद्र जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। मैं पर्टिकुलर किसी जगह की नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अधिकांश जगहों की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि उनका प्रॉपर सुपरविजन नहीं है। हर कोई बस पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। तो अगर हम चाहें, अगर चाह होगी तो राह बिल्कुल होगी, गौवंश बेचारे सुरक्षित बचेंगे। तो आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ थे अभिषेक दुबे जी, जो कि बराबर पर्यावरण, पशु पक्षी, जानवर को लेकर इनका बहुत अपने कार्य को छोड़कर, अपने पैसे को छोड़कर सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान रहता है, और सन 2010 से बराबर कार्य करते हैं। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज़, और आप भी ऐसे लोग का सपोर्ट करें और ऐसी चीज़ों का सपोर्ट करें।